तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रकाश के अपवर्तन से है। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं जो आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं डेली चैप्टर वाइज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं जो आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है। अगर एग्जाम हुआ और उसमें अगर क्वेश्चन पूछे गए दोस्त, तो मैं जितने भी वीडियो डाल रखा हूं, जितने भी क्वेश्चन बता रखा हूं दोस्त, उसी से आएंगे, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है, उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को क्या कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए तो खैर बहुत ज्यादा ही है। मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले आपको बार बार मैसेज कर रहा हूं, आपको बार बार कह रहा हूं कि आप अपना साइंस स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि आपका साइंस से 40 नंबर का पूछा जाएगा दोस्त। अगर आप साइंस स्ट्रांग रखिएगा, आप साइंस में अगर मार दीजिएगा ना 40 में, अगर आप 35 भी मार देते हैं और अदर फील्ड से भी मार देते हैं तो जॉब पक्का है आपका। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिए। और हाँ, पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाकर के वहां से चेकआउट कीजिए और सारे वीडियो देख डालिए और एक नोट्स तैयार कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, एग्जाम में इसी से आएंगे क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, इग्नोर मत कीजिए इस चीज को, बाद में आप पछताइएगा। जब एग्जाम होगा उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन का एनालाइज अपने वीडियो से करवाऊंगा कि मेरे वीडियो से कितने क्वेश्चन आए हैं, नहीं आए हैं। फिर आप उस समय हाथ मलते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, थोड़ा सा वक्त देने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आप जो है रील्स स्क्रॉल करके तो टाइम पास करिए लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम दे लीजिए ना, आपके लाइफ की बात है। एक बार लाइफ सेट हो गया ना दोस्त, फिर आप मौज कीजिए, ठीक है। इसलिए चलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए और देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक के। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली लाता हूं मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप आराम से देख लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा और पढ़िए। 20 क्वेश्चन रहता है दोस्त, इंपॉर्टेंट रहता है। ध्यान रखिए, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं यहाँ पे डील करवा रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं दे रहा हूं, बस थोड़ा सा ही वक्त लग रहा है। आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, 20-20 क्वेश्चन का सेट रहता है, पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आज तो मैं प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूं जो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए इसका हम आपको बिना देरी किए हुए, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, आपको बिना देरी किए हुए इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं और समझाते हैं। सिर्फ टिक नहीं मारेंगे, आपको ध्यान रखिएगा इस चीज को, समझाएंगे जो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है दोस्त कि तारे रात में जो होते हैं, क्या होते हैं कि आसमान में टिमटिमाते हैं, किस कारण से टिमटिमाते हैं। बहुत लोग ऑप्शन मार के चले जाइएगा, मुझे पता है, ऑप्शन देख लीजिए, लेकिन ऑप्शन नहीं मारना है, हमें समझना भी इस चीज को। पढ़िए ऐसा जो हमेशा के याद रहे। ऐसा नहीं कि अभी ठीक है रट लिए उसके बाद जो है चलो ठीक है एग्जाम के बाद भूल गए। नहीं दोस्त, आपको आगे भी एग्जाम कंडक्ट करना है, प्रिपेयर्ड होना है उसके लिए। तो पढ़िए उसके लिए भी कि हमेशा याद रहे, एक बार देखे कि रिमाइंड हो जाए, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि उन्नत प्रकाश के कारण आकाश तारे टिमटिमाते हैं रात में, या दूसरा देखिए यह है कि नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं, या प्रकाश के प्रसरण के कारण जो है क्या होता है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, या गर्म वायु के कारण। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों बाइलिंगुअल है। इसलिए है कि लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर दोनों लैंग्वेज में लाइए, तो दोस्त मैं इसीलिए लेकर के आया हूं। अब ये मत कह दीजिएगा कि अंग्रेजी में भी पढ़ दीजिए दोस्त, अंग्रेजी आप देख लीजिए, इंग्लिश वाला क्वेश्चन है देख लीजिए, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। ध्यान रखिएगा, आपको आप बोले हैं इसलिए मैं दोनों में कर दिया हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हिंदी में तो खैर पहले से ही था, कुछ लोगों ने मैसेज किया था मुझे, कमेंट किया था कि इंग्लिश में लाने के लिए, मैंने बाइलिंगुअल ला दिया है, अब समझना है। चलिए मैं आपको ऑप्शन समझाता हूं कि किस कारण से रात में क्या होते हैं कि आकाश में जो होते हैं तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा मेरा सही होगा। क्या है कि नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडल के अपवर्तनांक के कारण है, या अपवर्तन के कारण क्या होता है कि प्रकाश रात में जो है तारे टिमटिमाते हैं। अब समझिए इसको कैसे होता है, ध्यान रखिए इसको देख लीजिए। ये रात का सीन है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। अब क्यों टिमटिमाते हैं, देखिए क्या है कि तारे से जो प्रकाश होते हैं वो पृथ्वी तक आते हैं। तो पृथ्वी तक आते हैं तो दोस्त पृथ्वी के कई वायुमंडल के परतों को पार करके पृथ्वी तक तारे का प्रकाश पहुंचता है।
अब वायुमंडल का जो परत है आपको पता ही है कि अलग अलग परत डिवाइड हो रखा है और सारे परत का टेम्परेचर जो होता है दोस्त अलग अलग होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब प्रकाश क्या होता है कि उस माध्यम से गुजरता है, प्रकाश वायुमंडल के प्रत्येक परत से होकर गुजरता है, तो प्रत्येक परत का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, जब उसमें गुजरता है तो परत जो होता है दोस्त, टेम्परेचर परत का, वो एक लेंस की तरह व्यवहार करता है। वहां पे क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिस कारण से क्या होता है कि प्रकाश वहां कभी टेढ़ी हो जाएगी अपवर्तन के कारण, कभी सीधी चलेगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से, जैसे कि आपको पता है कि अपवर्तन की घटना क्या होती है, अपवर्तन कैसे होती है। जब प्रकाश चलती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अवलंब की ओर मुड़ जाती है, कभी अवलंब से दूर भाग जाती है, यही ना होता है। तो वही वायुमंडल में भी होता है। जब प्रकाश चलती है तो प्रत्येक क्या होता है कि वायुमंडल के परत से होकर गुजरती है, तो वो प्रकाश क्या होता है कि कभी इधर मुड़ती है, कभी इधर मुड़ती है। इसलिए क्या होता है कि हमारे आंखों पर डायरेक्ट नहीं आती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होते हुए आती है, तो वो क्या होता है कि टिमटिमाती हुई नजर आती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए मेरा ऑप्शन क्या था कि नक्षत्र के वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, नक्षत्र कहने का मतलब वायुमंडल के प्रत्येक परत, वो उसके वजह से क्या होता है, टिमटिमाता है। अब कहिएगा कि सूरज या चांद हमें टिमटिमाते हुए क्यों नजर नहीं आते, तारे तो नजर आते हैं, लेकिन सूर्य भी तो नजर आना चाहिए, उसका भी प्रकाश तो वायुमंडल से होकर के आती है, तो वो भी तो नजर आना चाहिए। तो दोस्त ध्यान रखिए इस चीज को। अगर तारे और चंद्रमा या सूर्य की अगर बात करें कंपेयर में, तो तारे के कंपेयर में चंद्रमा या सूर्य जो है पृथ्वी के काफी निकट है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, काफी निकट है। अब प्रकाश स्रोत इतना तेजी से आती है, वो भी उसका भी अपवर्तनांक होता है, लेकिन क्या है कि हमें महसूस नहीं होता है कि इतना ज्यादा लाइट आता है। लेकिन तारे जो होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा से कई गुना बहुत ज्यादा दूर होता है। इसलिए क्या होता है कि उसकी प्रकाश आते आते थोड़ा सा प्रकाश आता है हमारे पृथ्वी तक के, तो वो वायुमंडल में अपवर्तनांक हमें दिखता है उस चीज का। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन उसका दिखता है, इसलिए टिमटिमाते हुए नजर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्लियर है आपका यहां पे। इसलिए चलिए आपको लेके चलते हैं दोस्त सेकेंड नंबर पे। देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलिए। सेकेंड नंबर दोस्त दे दिया है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, वह कौन सा रंग होता है। जी हाँ, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वो कौन सा रंग होता है। देख लीजिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्रकाश का दे दिया है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन देख लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया है यहाँ पे कि लाल रंग, दूसरा बैगनी, तीसरा दे दिया पीला और चौथा दे दिया है हरा। किसका जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्त पहले तो समझ लीजिए कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो अपवर्तनांक जैसे कि आपको पता है कि अपवर्तनांक कहते किसको है, तो अपवर्तनांक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितना होती है, ध्यान रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और उसके बाद माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, दोनों को रेशियो जो होता है वही अपवर्तनांक होता है। ठीक है, और इस बात को हमेशा नोट कर लीजिए कि जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा, ठीक है, उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। यह भी बात ध्यान रखिए इस चीज को, अपोजिट होता है। अगर तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो अपवर्तनांक कम होगा, तरंगदैर्घ्य कम होगा तो अपवर्तनांक अधिक होगा। तो इस ऑप्शन में देख लीजिए कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, उसी का सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा। सीधी सी बात है। तो दोस्त इसमें बैगनी का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, आपको पता है सबसे कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा कि सबसे अधिक होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अपोजिट होता है, अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य दोनों का अपोजिट होता है, इसे भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ये बी नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं दोस्त। देखिए पढ़ना ऐसे है कि पूरा हमको याद रहे और समझना है, हम बिल्कुल एक एक तरीका से समझाएंगे, आपको भूलिएगा नहीं। चलिए अगला भी क्वेश्चन दिखाते हैं जो इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिएगा दे दिया है क्वेश्चन कि जब हम पानी में भरे स्विमिंग पूल, ठीक है, कि फर्श को देखते हैं, जब स्विमिंग पूल होता है पानी भरा होता है उसके फर्श को जब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्या
वो वास्तविक गहराई पे है या नहीं है, यही तो ऑप्शन देखना है। चलिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दे दिया है कि वास्तविक गहराई से अधिक गहराई हमको दिखाई देता है, या दूसरा वास्तविक गहराई वास्तविक चौड़ाई से अधिक चौड़ाई दिखाई देता है, ये तीसरा दे दिया है कि वास्तविक चौड़ाई से कम चौड़ाई दिखाई देता है, या वास्तविक गहराई से कम गहराई देता है। जी हाँ दोस्तों, इसी पे हम आपको कई सवाल बताएंगे आपको। तो जब हम क्या होते हैं कि पानी के स्विमिंग पूल को में जाते हैं और उसके फर्श को देखते हैं, तो वो गहराई हमको कैसा महसूस होता है? जो गहरा वास्तविक गहरा होता है उससे ज्यादा महसूस होता है या कम महसूस होता है, या चौड़ा ज्यादा महसूस होता है या कम महसूस होता है? ये ऑप्शन मुझे बताना है इसमें, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये जो ऑप्शन होगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि वास्तविक गहराई से कम गहराई महसूस होता है, दिखाई देता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? तो दोस्त, ये जो होता है अपवर्तन के कारण होता है। समझिए, आपको क्वेश्चन दे देगा। इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया है कि ग्लास में अगर सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, जैसे देख लीजिए ये ग्लास है, ग्लास में सिक्का रखा हुआ है, तो इसकी जो गहराई में सिक्का रखा होता है ना, थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो वही बात स्विमिंग पूल के लिए भी है, फर्श जो होता है थोड़ा उठा हुआ नजर आता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। दूसरी नंबर आप देख लीजिए कि कल मैंने बताया था आपको कि पानी में जो मछलियां होती है वो वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर उठी हुई नजर आती है। मतलब आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि पानी के ऊपर ही फिश चल रही है, थोड़ी सी ऊपर ही है, ज्यादा गहराई में नहीं है, बट वो होती है गहराई में। जो मछुआरे होते हैं वो भाले जो मारते हैं तो वो अधिक गहराई में मारते हैं, ये नहीं कि ऊपर ही मार देते हैं, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, वो हमें दिखाई देती है। लेकिन मछुआरों को ये सब थोड़ी पता होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। बस वो इस चीज को समझते हैं कि नहीं, मछली अंदर है, भाला अंदर तक मारना है हमें। ठीक है, तो समझिए इस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कई बार पूछा जाता है, आपको घुमा करके भी क्वेश्चन देगा, लेकिन हमें घूमना नहीं है। आरआरबी घुमाएगा, लेकिन दोस्त हम भी बिहारी हैं, घूमने नहीं देंगे या घुमाएंगे आरआरबी को, लेकिन हमको नहीं घुमाएगा कोई। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि जब प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको और बताएंगे। इसमें हक दे दिया है क्या कि संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होती है। अब वही उल्टा आपको भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विरल माध्यम से जब संघनन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। दोनों हमको याद रखना है, दोनों समझना है हमको, हम आपको समझाएंगे, भूलने नहीं देंगे, दिमाग में डाल के रखेंगे हम आपको। ध्यान रखिएगा, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं आप तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि हम सिर्फ साइंस ही पढ़ाते हैं, अदर सब्जेक्ट नहीं। तो चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दे दिया है कि वह अविलंब की ओर झुक जाती है, दूसरा वह अपरिवर्तित रहती है, तीसरा वह अविलंब से दूर झुक जाती है, यानी अविलंब से दूर जाती है, तीसरा चौथा दे दिया है कि उसके आपतन जो होता है, परावर्तन कोण, दोनों बराबर होते हैं। दोस्त क्या होता है, जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो दोस्त वो क्या होती है, अविलंब की से थोड़ा सा दूर चली जाती है, अविलंब से दूर झुक जाती है, ये कहिए। तो ये जो होगा, ये मेरा होगा ऑप्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब समझिए फिगर से कि कैसे जाता है या कैसे नहीं जाता है। ठीक है, चलिए ये फिगर देख लीजिए, ये प्रकाश की किरण है, देख लीजिए क्या है कि संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये क्या होगा, अविलंब से क्या होगा कि दूर भाग जाती है या अविलंब से दूर झुक जाती है। लेकिन इसी को अगर आपको क्वेश्चन दे देता कि विरल माध्यम से जब संघनन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता, तो चलिए उसको भी हम आपको दिखाते हैं। इसमें देख लीजिए, ये क्या है कि विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जा रही है, तो ये क्या होगा कि अविलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान रखिएगा, जब विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रकाश जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, लेकिन उल्टा है, संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गया था तो अविलंब से दूर झुक गया था, दूर भाग गया था। अब विरल से संघनन में गया तो अविलंब की ओर आ गया। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, और पूछा भी जाता है, दोनों क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये भूलना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें या सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण क्या होता है कि आभासी सूर्य अस्त या वास्तविक सूर्य अस्त में लगभग कितना डिफरेंट होता है, ये बताना है।
ध्यान रखिएगा, हमने पिछले क्लास में भी इसको समझाया था और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब क्या होता है कि सूर्य अस्त होता है या सूर्य योदय होता है, तो सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको क्या लगेगा कि सूर्य उग गया है, लेकिन उगा नहीं होता है, वो आभासी दिखता है, हमें काल्पनिक दिखता है, वर्चुअल होता है, वो दिखता नहीं, रियलिटी होता ही नहीं है। जो आप देखते हैं ना कि उग गया है सूरज, नहीं, वो उगा नहीं होता है। या शाम में सूर्य क्या होता है कि डूब जाता है, फिर भी आपको क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है कि नहीं अभी डूबा नहीं है, बट दोस्त वो डूब चुका होता है, वो आभासी आपको दिखाई देता है। अब कितने समय तक के दिखाई देता है ये ध्यान रखिए। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए, आपको ये इसमें आपको बताया किसके लिए बताया गया है, तो ये सूर्य अस्त के लिए बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हम आपको बताते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि 2 मिनट पहले, दूसरा दे दिया है 1 मिनट बाद, तीसरा दे दिया है 1 मिनट पहले, चौथा दे दिया है आपको कि 2 मिनट बाद क्या होगा। तो ध्यान रखिए इस चीज को, जब सूर्य क्या होता है कि अस्त हो जाता है तो 2 मिनट बाद तक के क्या होता है कि सूर्य हमें दिखाई देते रहता है। कल भी मैंने समझाया था इस चीज को, आज भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो 2 मिनट बाद तक के क्या होता है कि हमें वो वर्चुअल आभासी क्या होता है कि वो काल्पनिक दिखाई देते रहता है कि नहीं सूर्य है, लेकिन नहीं होता है, वो डूब चुका होता है। अगर सूर्योदय की बात करें तो दोस्त 2 मिनट पहले, सूर्योदय 2 मिनट पहले ही आपको सूर्य दिख जाएगा। जब छठ पर्व होता है ना तो अर्घ दिया जाता है, तो सूर्य को पूरा उगने दिया जाता है, ठीक है, वो 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है। लेकिन लोग 2 मिनट पहले ही पानी में चले जाते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ अपना चढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इस चीज को, लेकिन वो लोग बहुत कम जानते हैं इस चीज को, इसलिए कोई नहीं, भगवान की आस्था है, लोग आस्था को लेकर के चलते हैं इस चीज को। अच्छी चीजें है कि आस्था से जुड़े रहना चाहिए लोगों को। चलिए आप तो समझ गए इस चीज को, अब समझिए अगले क्वेश्चन में। आपको देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करते चलिएगा इस चीज को, हम बार बार कह रहे हैं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जब प्रकाश अभिलंब के अनुदेशित आपतित होती है, यानी अभिलंब की ओर आपतित होती है और हवा से होते हुए क्या होती है कि जल में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की दिशा क्या होती है। ध्यान रखिए, इससे पहले मैंने बताया है क्वेश्चन, वही इसमें है और पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। जब प्रकाश से क्या होता है, किसमें जा रहा है, हवा से किसमें जा रहा है, जल में प्रवेश कर रहा है। तो हवा क्या है, एक जो है क्या है कि विरल माध्यम है, ठीक है, और जल में प्रवेश कर रहा है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन पे देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे दिया है कि जल में प्रवेश करने से पहले ही बदल जाएगी, दूसरा सीमा पर बदल जाएगी, तीसरा दे दिया है कि जल में प्रवेश करने के बाद बदल जाएगी, या चौथा दे दिया है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब क्या होगा, प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, अभिलंब के अनुदिश, जैसा अभिलंब है उसी तरह से आपतित होगी, तिरछा अगर आपतित होती तब कहा जाता रहा। तो इसमें ऑप्शन दिखाते हैं, फिर फोटो भी आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें फोर्थ नंबर होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर अभिलंब के अनुदिश प्रकाश हवा से क्या होगा कि जल में प्रवेश करेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब समझिए इस चीज को, ऑप्शन आपको बता दिए, हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देख लीजिए, ये क्या है आपका कि जल है, जल है, ऊपर क्या है कि हवा है। हवा से क्या होगा कि ये अभिलंब देख रहे हैं लंबा, ये अभिलंब है, अभिलंब के अनुदिश क्या होगा कि प्रकाश आएगा, तो सीधा डायरेक्ट आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर तिरछा प्रकाश पड़ता, वही तिरछा अगर प्रकाश पड़ता, तो ये हवा से प्रकाश आता जल में, तो ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक करके फिर बाहर निकलता है। ये ध्यान रखिए इस चीज को। तो ये क्या होता है कि ये प्रकाश जो है कि किरणें जो है ये अभिलंब की ओर झुक जाता अगर तिरछी पड़ती प्रकाश तो, लेकिन अभिलंब के अनुदिश कह रहा है क्वेश्चन में, इसलिए दोस्त अनुदिश में क्या होगा कि आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमाता है आरआरबी, लेकिन हम भी बिहारी है, घूमेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बिहारी हर जगह छाया हुआ है। रेलवे में तो खैर राज चलता है बिहार का, रेलवे या क्या कोई भी डिपार्टमेंट में जाकर के देखिए, हम खुद बिहारी हैं और हम खुद रेलवे में जो है जॉब कर रहे हैं, तो बिहार का दबदबा हर जगह होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं भी हो, उठा करके देख लीजिए, बिहारी जो करता है वो कोई नहीं करता है। इसलिए जय बिहार, जय बिहार। चलिए क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन दे दिया दोस्त कि साइन आर और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है। जी हाँ,
साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? ये कौन सा नियम है पता है ना आपको, पढ़े होइएगा, ये स्नेल का नियम होता है, पता है? तो चलिए स्नेल के नियम में साइन आई बटे साइन आर क्या होता है ये समझ लीजिए। ऑप्शन दे दिया है कि क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, दूसरा अपवर्तन होता है, तीसरा दे दिया कि आवर्धन होता है, चौथा वर्ण विक्षेपण होता है। दोस्त क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, अपवर्तन होता है, आवर्धन होता है या वर्ण विक्षेपण होता है, क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर जो होता है दोस्त वो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है कि वो सही होगा, ठीक है, अपवर्तन होता है। तो आई क्या होता है? तो ये क्या होता है कि अपवर्तन कोण होता है, ठीक है, और आर क्या होता है? रिफ्लेक्शन जो है एंगल होता है, तो परावर्तन जो होती है वहां से मूर्ति है वो होता है। तो ये देख लीजिए, आपको बता देते हैं फिगर। तो ये हो गया, देख लीजिए आई आर बन रहा है ना, तो ये ऊपर देख लीजिए, इसमें आई आई इसमें आर, ये दोनों के अनुपात को हम लोग जो है अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक होता क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ऊपर देख लीजिए, निर्वात में जो कोण बन रहा है ऊपर, ठीक ऊपर, माध्यम में गुजरने से पहले ऊपर बन रहा है कोण, तो वो हवा में एंगल बन रहा है। और नीचे क्या है कि माध्यम हो गया, हाँ, ये आपका जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, ये ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो उसमें जब प्रवेश करती है तो वो आर होती है, तो उसका एंगल, दोनों के एंगल जो बनता है उसी के अनुपात को हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है दोस्त, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना तो खैर बहुत ज्यादा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होता है? तो डैश होता है, क्या होता है? ध्यान दीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन में चलते हैं आपको। ऑप्शन होता है कि विचलन घटता है, दूसरा प्रकाश की दिशा में विचलन होता है, तीसरा दे दिया है कि प्रकाश की दिशा में कोई विचलन नहीं होता है, चौथा प्रकाश के वक्र पर क्या है कि गमन करता है, वक्र पथ पर गमन करता है। ये तो ध्यान रखिएगा, इसमें जब अपवर्तनांक जब बढ़ता है ना दोस्त, तो प्रकाश की दिशा में क्या होता है कि विचलन बढ़ता है, ठीक है, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन प्रकाश की चाल जो होगा वो कम होगा, ध्यान रखिए। तो ये चीज है, तो ये सेकेंड नंबर मेरा क्या है ऑप्शन, ये करेक्ट है। तो ध्यान रखिए इस चीज को। ऐसे ही जो है बहुत सारे सवाल हैं इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिएगा। इसमें दे दिया है कि जल में डुबाए जाने पर कोई क्षण ये होता है, क्या है कि पात्र में अंतरावृष्ट पर चिपके हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि उसके सतह पर चिपका हुआ है। यह एक किसका उदाहरण है? जब किसी पानी में डुबाया हुआ क्षण रहता है तो वो ऐसा लगेगा कि पानी में चिपका हुआ है या टेढ़ा महसूस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। या क्षण क्या होता है, तिरछा महसूस होता है, या लगेगा कि पानी में चिपका हुआ है, वो किसके कारण होता है? तो ये ध्यान रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दे दिया प्रकाश के संचरण के कारण, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा दे दिया है आपको प्रकाश के परावर्तन के कारण, और चौथा दे दिया है इसमें प्रकाश के विस्थापन के कारण। किसके कारण होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है कि कोई भी क्षण पानी में अगर रखा होता है तो वो तिरछा महसूस होता है। देख लीजिए इसमें ऑप्शन, फिगर दिखाते हैं तो देख लीजिए, ये क्या है कि कांच में जो है क्या है, रखा हुआ है ना क्षण। अब ये क्या होगा कि ये हल्का तिरछा महसूस होता है या आपको चिपका हुआ दिखेगा, कि लगेगा कि नहीं ये क्या है कि उसके सतह पर चिपका हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब भी पानी में अगर कोई भी चीज उठा हुआ नजर आए, तिरछा महसूस हो, ठीक है, या चिपका हुआ महसूस हो, ये सब क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना है, हमें भूलना नहीं है इस चीज को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करते चलिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, अच्छी बातें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष जो है क्या होता है कि देखा जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि क्या अर्थ है, यही ऑप्शन में बताना है। जब बारिश होती है तो प्रकाश करते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश के बूंदों क्या होते हैं कि मिल करके एक इंद्रधनुष बनाता है, वो किस कारण से बनाता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये बताना है हमें। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दे दिया है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी होती है,
सूरज की रोशनी बहुरंगी होती है इसलिए इंद्रधनुष बनता है। या दूसरा, वर्षा के बूंदों का अपवर्तनांक 1 होता है। तीसरा, वर्षा के बूंदों का आकार गोलाकार नहीं होता है इसलिए। या सूर्य के दे दिया है कि प्रकाश क्या होता है कि एक वर्णिक होता है, क्या होता है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा इस चीज को कि वर्षा के बूंद के कारण क्या होता है कि इंद्रधनुष बनता है, वो किस कारण, तो ध्यान रखिएगा उसका अपवर्तनांक क्या होता है कि 1 होता है वर्षा के बूंद का, ठीक है। इसलिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेन ड्रॉप्स का जो होता है वो 1 होता है। उस कारण से क्या होता है, आप दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि अपवर्तन के कारण भी, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी वर्षा का बूंद जो होता है रेनबो बनाता है। ये ऑप्शन भी दे सकता है आपको, ठीक है। उसमें क्या अपवर्तन की क्रिया एक बार होती है लेकिन परावर्तन की क्रिया 2 बार होती है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उस कारण से भी बनता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी दिया जा सकता है ऑप्शन। तो जो ऑप्शन होगा फटाफट मारते चलिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था। अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाकर के चेकआउट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्त ध्यान रखिएगा इस चीज को। दे दिया है कि वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देती है, ठीक है। और वास्तविक सूर्य लगभग जो है क्या होता है, वास्तविक सूर्यास्त लगभग 2 मिनट के बाद तक देखी जाती है, वो किसके कारण होता है, किसके जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन इससे पहले प्रीवियस में बता दिया है मैंने, उसी पे है। तो चलिए फिर भी हम आपको इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है दोस्त कि वायुमंडलीय प्रतिबिंब के कारण। या दूसरा दे दिया है कि वायुमंडलीय पानी के बूंदों के उत्पन्न होने वाली जो है आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। या तीसरा दे दिया है कि वातावरण में मौजूद पानी के छोटी बूंदों से सूर्य अस्त का फैलाव हो जाता है इसके कारण से। या चौथा दे दिया है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो क्या होता है, तो ध्यान रखिए इस चीज को। आपको मैंने बताया है कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई दे देता है और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक के सूर्य दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है, किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को चर्चा किया है, अब पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ये मेरा 4th नंबर ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। वायुमंडल अपवर्तन, अगर आप स्कैटरिंग पढ़िएगा तो प्रकीर्णन के कारण भी होता है, प्रकीर्णन अपवर्तन ये सब दे सकता है। तो अगर प्रकीर्णन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो प्रकीर्णन मार दीजिए, अब वायुमंडलीय अपवर्तन दिखाई दे रहा है तो अपवर्तन मार दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है दोस्त क्वेश्चन, इसलिए हमें छोड़ना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है ये कहा गया है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन दे दिया है फर्स्ट में कि इंद्रधनुष का निर्माण होना, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। या दूसरा दे दिया है कि तारों का टिमटिमाना है, ये उदाहरण नहीं है। या मानव आंख द्वारा क्या होता है कि छवि का निर्माण होना है ये। या तीसरा दे दिया है, चौथा दे दिया है कि अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, कौन सा होगा। तो ध्यान रखिए इसमें दिया है अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्त इसमें जो होगा 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण होना, यह प्रकाश का अपवर्तन नहीं है। बाकी जो आप देख रहे हैं इंद्रधनुष का बनना, ये प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना, यह भी अपवर्तन वायुमंडल के परत से होते हुए आता है। अब प्रत्येक परत में अपवर्तन जो है होने की क्रिया होती रहती है। उसके बाद सूर्य अस्त भी है कि लाल रंग का दिखाई देना, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। ऑप्शन मेरा जो सी नंबर होगा वो उदाहरण का एक सटीक उदाहरण नहीं होगा प्रकाश के अपवर्तन का, इसलिए 3rd नंबर ऑप्शन है। समझ रहे हैं। तो चलिए इसमें आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त दे दिया इसमें कि पानी में रखा एक पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है, किसका उदाहरण है। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन पे चर्चा कर दिया है, इसमें हमको ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया है कि प्रतिबिंब के कारण ऐसा टेढ़ा दिखाई देता है। या दूसरा धारणा, मतलब कि रिटेंशन के कारण। या तीसरा दे दिया अपवर्तन के कारण। या चौथा केंद्र बिंदु के कारण। तो समझाने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने आपको इससे पहले ही समझा दिया है ये चीजें। ऑप्शन मार दीजिए कि
थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको लेकर के आ गया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में से हीरे की चमक किसका योगदान नहीं है। अगर हीरा चमक रहा है तो ऑप्शन में जो दिया गया है वो किसका योगदान नहीं होगा इसमें। ठीक है, देख लीजिए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे दिया है कि कुल आंतरिक परावर्तन, इसका योगदान नहीं होगा, या हीरे के उच्च अपवर्तनांक सूचकांक, अपवर्तक सूचकांक, ये नहीं होगा, या बिखराव नहीं होगा, या हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक, ये नहीं होगा। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, चमक, हीरे की चमक की बात कर रहा है इसमें, तो किसका इसमें जो है योगदान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक नहीं होगा, निम्न। ठीक है, निम्न अपवर्तन नहीं होता, हाई अपवर्तन होता है उस पे, हीरे का उच्च अपवर्तन होता है। ये बी नंबर जो दिख रहा है ना वो होता है। उसके बाद टोटल जो है क्या होता है कि इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान रखिए इसमें, और बिखराव भी होता है। इस तरह से क्या होता है कि हीरा काफी चमकता है। और आपको पता है ना कि हीरा जो होता है वो कार्बन होता है, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है। उसी में ग्रेफाइट उतना नहीं चमकता है, लेकिन हीरा चमकदार होता है। ये दोनों की संरचना अलग होता है, चतुष्फलकीय होता है ग्रेफाइट, ये अष्ट कोणीय होता है ये जो हीरा होता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि ज्यादा मतलब टोटल जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है इसमें। तो इस चीज को समझिए, इस वजह से क्या होता है कि हाई जो है, उच्च जो है अपवर्तनांक इसमें होता है, इसलिए काफी चमकता है हीरा। लेकिन ये फोर्थ नंबर जो दिया है ऑप्शन वो गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा दोस्त। अगला नंबर दे दिया है कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा क्या होता है। अपवर्तन सूचकांक जो होता है वो क्या होता है किसी भी माध्यम के लिए अगर कहा जाए तो। नंबर फर्स्ट में दिया है कि 1 होता है, सेकेंड नंबर में दे दिया है कि 1 से कम होता है, थर्ड नंबर 0, चौथा दे दिया है कि 1 से अधिक होता है। क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को दोस्त कि किसी भी माध्यम का जो होता है पूर्ण अपवर्तन सूचकांक जो होता है, सूचकांक, वो क्या होता है कि हमेशा 1 से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। पूछा गया है ये क्वेश्चन है, इसलिए हम लेकर के आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम संघनन होता है, ये बताना है। दृष्टि रूप से कम संघनन होता है, सबसे कम। तो देखिए ऑप्शन, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, आपकी बार आने की भी संभावना है कि आ सकता है क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे दिया है हवा, दूसरा दे दिया बेंजीन, तीसरा टारपेंटाइन, चौथा पानी। किसका जो है संघनन कम होता है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है संघनन वो हवा का सबसे कम होता है। तो ये हवा मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए इस चीज को। तो उसके बाद जो है आप जाइएगा तो पानी में जाइएगा, फिर उसके बाद जाइएगा तो ऐसे ही मतलब बनता ठोस में, तो ये इस तरह से होता है, बढ़ता चला जाता है अपवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि दो माध्यमों के बीच, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर जो है प्रकाश के मुड़ने की घटना किससे प्रभाव होती है, किससे प्रभावित होती है, ये बताना है आपको। तो दो माध्यमों के बीच अगर कोई सीमा है तो उसमें प्रकाश की मुड़ने की घटना जो होती है वो क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन देख लीजिए। पहला कि प्रकीर्णन कहलाता है, दूसरा अपवर्तन कहलाता है, तीसरा दे दिया है आपको कि परावर्तन कहलाता है, चौथा प्रसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या होता है कि मुड़ जाता है, और इस मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं कि अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। ऑप्शन थर्ड नंबर में सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है मेरा कि करेक्ट है। ठीक है दोस्त, ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पढ़िए, मन लगा के। रेलवे में जॉब लेना है, वैकेंसी फिर कब आती है ना आती है क्या मतलब है। आपको एनुअल कैलेंडर तो दे दिया है, देखिए अगर पूरा कर रहा है उस कमिटमेंट को रेलवे तो अच्छी बातें हैं, नहीं है तो इसी में जोर शोर लगाइए। जो प्रेजेंट है उसको आप देखिए, फ्यूचर की हम क्या सोचें, जो प्रेजेंट में है उसको देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर
किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इससे पिछले वाले क्लास में हमने इस क्वेश्चन का डिस्कस करा रखा है, लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो पे उनके लिए मैं बता रहा हूं और समझा रहा हूं, समझिए। तो पहला दे दिया है कि विसरण पे, दूसरा प्रकीर्णन पे, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे और चौथा दे दिया है कि अपवर्तन पे, किस पे काम करती है। तो दोस्त, ऑप्टिकल फाइबर जो होती है यानी प्रकाशिक तंतु जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। अब कैसे करती है इसका भी फिगर देख लीजिए, कल भी बताए थे प्रीवियस क्लास में, आज भी आपको समझा देते हैं, जो लोग नए हैं वो समझ ले। ये देख लीजिए ऑप्टिकल फाइबर है, ये क्या है कि इसमें जो है होता है, क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है कि एक बार प्रकाश जाता है, जाने के बाद क्या होता है, अपवर्तन की क्रिया होता है, 2 बार परावर्तन की क्रिया होती रहती है। तो अपवर्तन और परावर्तन की क्रिया जब दोनों होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसमें उसी की वजह से क्या होता है कि प्रकाश आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन, हो सकता है आप लोगों को भी पूछ दे। ध्यान रखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि रेगिस्तान के यात्रियों को अक्सर क्या होता है कि पानी फैले होने की दृष्टि भ्रम हो जाता है कि आगे पानी है रेगिस्तान वालों में। ठीक है, जहां पे सूखा होता है वहां पे तेज धूप होती है और क्या होता है कि दूर से देखिएगा तो आपको लगेगा कि वहां पे क्या है कि पानी झिलमिला रहा है, लेकिन वहां जब करीब जाइएगा तो आपको कोई पानी नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, यही ऑप्शन में बताना है मुझे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, पहला ऑप्शन में दे दिया है कि मृग मरीचिका कहा जाता है, दूसरा दे दिया है कि प्रतिवर्तन कहा जाता है, तीसरा आपको दे दिया है कि प्रकीर्णन कहा जाता है और चौथा परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दोस्त ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब भी गर्म वाले क्षेत्र में आप जाइएगा तो दूर से जब देखिएगा तो वो रेत पे रहे या सड़क पे रहे, आपको लगेगा कि वहां पानी झिलमिला रहा है, लेकिन पानी होता नहीं है। उसको हम जो कहते हैं मृग मरीचिका कहते हैं। ध्यान रखिए इस चीज को, मृग मरीचिका कहते हैं। तो ये तो गर्म वाले क्षेत्र के लिए हो गया ना, लेकिन अगर आपको इसी ठंडे वाले क्षेत्र के लिए दे देता तो क्या समझते हैं आप? अगर ठंडे वाले प्रदेश में, ठंडे वाले क्षेत्रों में अगर इस तरह की घटना आकर आपको दिखाई देती है तो उसको क्या कहेंगे, बताइए आप क्या कहेंगे? दोस्त नोट कर लीजिए, उसको ये सभी कम पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, अधिकतर यही पढ़ने के लिए मिलेगा कि मरीचिका, मृग मरीचिका, लेकिन ठंडे वाले प्रदेश के लिए बहुत कम पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, समझिए। उसको हम जो कहेंगे उसको उन्म मरीचिका कहेंगे, उन्म मरीचिका। ध्यान रखिएगा, उन्म मरीचिका लिख लीजिए, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। ठंडे वाले प्रदेश के लिए हम उन्म मरीचिका कहते हैं और गर्म वाले प्रदेश में मृग मरीचिका कहते हैं। ठीक है, क्लियर रखिएगा इस चीज को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश होता है। क्या होता है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक? ऑप्शन देख लीजिए, फिर आपको हम समझा देंगे। ऑप्शन आपको दे दिया है कि 2.32, दूसरा 2.23 दे दिया है, तीसरा आपको दे दिया है कि 2.42 और चौथा दे दिया है 2.24। क्या होगा? तो दोस्त आपको हम ऑप्शन बताते हैं फिर समझाते हैं एक एक करके, भूलिएगा नहीं। देखिए, हीरे का जो अपवर्तनांक होते हैं वैसे आप रटे हुईएगा तो आप मार दीजिएगा इसे कि हाँ रटा हुआ चीज है, समझ लीजिए इस चीज को। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, 2.42 जो होगा हीरे का अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब समझिए इस चीज को, सबका हम अपवर्तनांक बता देते हैं आपको। देख लीजिए, इसमें आपका जो है क्या है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए कि पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.333 होता है। ठीक है, उसके बाद ये हीरे का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक जो अभी आपको हम बता दिए हैं कितना होता है, 4.217, लेकिन यह 17 यानी कि 20 के करीब है, इसलिए एक्चुअल वैल्यू इसको मान करके 2 कर दिया गया है, तो 2.42 ले लेते हैं। अब समझिए इस चीज को कि अपवर्तनांक निकालते कैसे हैं। ध्यान रखिए, अपवर्तनांक जो होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होती है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो समझिए इस चीज को, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है?
तो हवा में प्रकाश की चाल या जो होती है, या निर्वात में कहिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन हवा में थोड़ा सा कम होता है दोस्त, होता है दोनों इक्वल ही, लेकिन हवा की अगर बात करें तो थोड़ा सा अवरुद्ध पैदा करता है प्रकाश को आने में, तो थोड़ा सा, लेकिन इसके इक्वल ही मान लेते हैं हम कि निर्वात या हवा दोनों एक ही मान लेते हैं, थोड़ा सा कम होता है। अब समझिए, उसके बाद हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हीरे में प्रकाश की चाल होती है 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। उसी तरह से जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसी से प्रकाश की चाल में क्या कीजिएगा कि भाग कीजिएगा, फार्मूला पर बैठाइएगा। तो फार्मूला पर जब बैठाइएगा, भाग कीजिएगा, तो आपको हीरे का अपवर्तनांक अगर हीरे का निकालना है तो हीरे में प्रकाश की चाल से भाग दे दीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल में, तो वो आपका अपवर्तनांक आ जाएगा। अगर आपको पानी में यानी जल में अपवर्तनांक निकालना है तो प्रकाश के चाल में जल के चाल में दोनों, जल में प्रकाश की चाल जो है दोनों को भाग कर दीजिए, आपको निकल जाएगा जो जितना बताए हैं पहला उतना, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को भाग कर करके निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त ये रहा आपका इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो प्रकाश के अपवर्तन से था। दोस्त प्रकाश के अपवर्तन से अगर आता है क्वेश्चन तो इससे बाहर तो नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ध्यान रखिएगा। इसी से क्वेश्चन आएंगे और इसी के इर्द गिर्द आएंगे, घुमा फिरा करके आ जाए वो अलग चीजें है, लेकिन हमें घूमना नहीं है, समझ के रखना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भूल के जा रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो फिर डालेंगे फिर नोटिफिकेशन जाएगा आप तक के, और पढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।